और चलिए, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता पंजाब के मोहाली से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ईशा, आप ही का रुख करूंगी और पंजाब के मोहाली से आप जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप क्या कुछ तस्वीरें देख रही हैं? यहाँ पर कितना उत्साह लोगों में है मतदान को लेकर आज? देखिए मनीषा, सुबह 2 बजे से मोहाली में भी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। एक बार मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि खासकर मोहाली की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम वोटिंग परसेंटेज अभी निकल कर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें 3% जनता ही इस वक्त घरों से बाहर निकली है और 3% जनता की तरफ से यहाँ पर अभी तक वोटिंग दी गई है और अभी तक जो लोग हैं काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर ओवरऑल पूरे पंजाब की हम बात करना चाहें मनीषा, तो कुल मिलाकर अभी तक 5% वोट ही यहाँ पर हो पाया है और सबसे ज़्यादा अभी वोटिंग परसेंटेज कहीं की आ रही है वो मलेरकोटला की है। मलेरकोटला में लगातार लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और इस वक्त में 3B1 मोहाली का ये केंद्र है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान अपने वोट का इस्तेमाल करके गए हैं और इस तरीके की आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मोबाइल फोन आप अंदर की तरफ नहीं ले जा सकते हैं 100 मीटर के दायरे पर, तो ऐसे में यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मोहाली की अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज है कुल मिलाकर इन 2.5 घंटे में बहुत कम है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, लेकिन ईशा, जिस तरीके से हमने बताया कि अब लगभग 11 बजने को है ईशा, और अभी तक आप बता रही हैं कि यहाँ पर जो मतदान फीसदी है वो बेहद ही कम है, 5 के आसपास है। ऐसे में क्या कुछ कारण है? क्या लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर लोगों में वो उत्सुकता नहीं है, वो खुशी नहीं है? देखिए, लोग ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे घरों से बाहर निकलेंगे और जब दिन चढ़ेगा दोपहर बाद जो है जो लोगों का तांता है वो देखने को मिल सकता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2017 की, 70% मतदान पंजाब में हुआ था और चुनाव आयोग की तरफ से ये आग्रह किया गया है पंजाब की जनता से घरों से बाहर निकले और अपने मत का उपयोग करें। और जिस तरीके से कोरोना के चलते कई पाबंदियां पहले लगाई गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि महज आपको वोटर कार्ड लेकर आना होगा और वैक्सीन की दोनों सर्टिफिकेट की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी किस तरीके से मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ईशा, हम लगातार देख सकते हैं कि चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, जो खासतौर मतदान पर केंद्र बुजुर्ग में भी पहुंची हैं, हैं अपने और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर आज फर्स्ट टाइम वोटर्स की उत्सुकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का कितना उत्साह नजर आ रहा है, युवाओं का कितना उत्साह नजर आ रहा है अगर हम यूपी की बात करते हैं मतदान की? मनीषा, मैं इस समय लखनऊ विधानसभा के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ, जो 403 विधायकों को लेकर यहीं से सरकार संचालित होती है। हाँ। ये जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है ये 59 सीटों पर हो रहा है। एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, इन सब जिलों में जो 59 सीटें हैं उन पर मतदान हो रहा है और इसको एक यादव बेल्ट के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि हम लोग तकरीबन 25 से 26 जिले कवर करके आए, तो इस इलाके से भी निकल के गए और बेहद संवेदनशील कई जगह से छिटपुट घटनाएं मिल रही हैं। लखनऊ से चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कल शाम को इन जिन जिलों में मतदान हो रहा है उन जिलों के कप्तानों को और उन जिलों के निर्वाचन अधिकारियों यानी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए कि संपूर्ण और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहें, क्योंकि सारी पावर्स इस समय चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग पूरे तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है, जहां से कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो समय से पहले संचालित कर दी गई और भारी भीड़ का जमावड़ा देखा गया। लेकिन अभी तक की जो पहले चरण के जो मतदान है, पहले चरण में तकरीबन इन सारी सीटों पर अगर टोटल लगाया जाए तो 10% के आसपास मतदान हुआ और इस मतदान को बहुत बेहतर मतदान के तौर पर माना जा रहा है। और जो विश्लेषक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इसको ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि करेल एक विधानसभा सीट है और करेल से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज
के सांसद लेकिन रहे राजकुमार पहले हमने और अपने उसके दर्शकों अलावा को अब अभी ये भी समाजवादी पार्टी बताया के किस मुखिया हैं। तरीके से झांसी और कन्नौज में बूथ संख्याओं पर जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो चुकी थी, जिसके कारण अब मतदान शुरू नहीं हुआ या फिर मतदान शुरू होने में जो प्रक्रिया है वो डिले हो गई। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ता है मतदान पर? मनीषा, अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से ये मान के चलिए कि लेमैन की तरह के एक आम आदमी को हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो किसी भी जिले के अंदर हमेशा जितने बूथ होते हैं उतनी ईवीएम मशीन को हमेशा कवर फायरिंग के लिए रखा जाता है। कवर फायरिंग इन द सेंस कि मतलब जब एक मोर्चे पर अगर कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि टेक्निकल टीमें लगाई गई हैं और टेक्निकल टीमें ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि 10 से 15 मिनट के बीच वो टेक्निकल टीम जाकर और उस पूरी चीज़ को क्लियर करती है। उसके अलावा यदि मतदान में अगर कहीं कोई मतदान नहीं होता और आधे घंटे की देरी हो जाती है तो उस आधे घंटे की देरी को लास्ट में क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ तो उस पर बूथ पे आएगी तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और लखनऊ से पूरी नज़र बनाए रखी जा रही है। इस पर पल पल की जानकारी यहाँ पे सारे जितने ऑब्जर्वर हैं वो सारे ले रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋतु भी मौजूद है। हम लोग इन सब जिलों में गए और यहाँ पे लखनऊ में हम विधानसभा के सामने हैं। एक कोट लेना चाहेंगे ऋतु, ये जो विधानसभा का चुनाव है ये 59 सीटें हैं, यादव बेल्ट है, यादव लैंड के तौर पे माना जा रहा है, इस पर नज़र पूरी रखी गई है। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं वो इसको लेकर बहुत अति उत्साहित हैं। जो बड़े नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं, क्या कोट करेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? बिल्कुल, सिर्फ समाजवादी पार्टी की नज़र अभी करहल सीट पर ही नहीं टिकी हुई है। मैनपुरी की करहल सीट वाकई में बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है, तो हर किसी की निगाह जो टिकी हुई है वो फिलहाल अभी मैनपुरी पे है। लेकिन इसके बिहाफ में अगर बात की जाए तो तमाम जो अभी और सीटें हैं, चाहे औरैया, कासगंज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन एटा और इटावा, इन ये सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर जो मतदाता है उसका रुझान भी सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। अति उत्साह यहाँ पर कहा जा सकता है वो देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सोचने और समझने की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सीधी कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और अभी यहाँ मैनपुरी की जो करहल सीट है ये महत्वपूर्ण और हॉट सीट बनी हुई है। लेकिन इस बीच जो दूसरे विपक्षी दल है वो फिलहाल यहाँ नदारद नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई बयान या प्रतिक्रिया या रिएक्शन उनका कोई सामने नहीं आया। लेकिन इस बीच अब आने वाले जो 627 उम्मीदवार 59 सीट पर उतारे गए हैं 12 जिलों के, ये कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह की साख इनकी दाव पर लगी हुई है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राजकुमार जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि मतदान जो है वो बढ़ चढ़कर हो रहा है, मतदाता जो है वो खासा जागरूक है, ऐसे में अगर हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि जिले अलग अलग हैं, विधानसभा अलग अलग है और ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो भी अलग होंगे, इस बार कौन से वो स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको लेकर लोग वोट करने के लिए आज पहुंच रहे हैं? बहुत सारे लोगों से जो जानकारी मिल रही है, जो विश्लेषक हैं वो विश्लेषक इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास, उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान जो काम किए गए हैं वो, उत्तर प्रदेश में जो किसानों के खाते में सीधी जो राशि गई है वो, उसके अलावा सुरक्षा, तमाम इन विकास के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बहुत सारे युवा बोल रहे हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी उपलब्धियों को लेकर मैदान में है, वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसकी कहीं ना कहीं इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। वो बेरोजगारी, उनका कहना यह है कि बहुत सारी बीच में जितनी भी भर्तियाँ आई उन भर्तियों में कहीं ना कहीं भर्ती नहीं आई, सरकारी जो योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा, जबकि बहुत सारे लोगों का। लेकिन मनीषा, बड़ा देखना इस पर दिलचस्प होगा, जिस तरीके से परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है, उससे एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार वोटर को दिया गया है, वोटर उसको समझ रहा है। अब ये पिटारा कब खुलता है, 10 मार्च को क्या सरकार बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक आपका मूल सवाल है, बिंदु है यही जो आप कह रहे हैं कि अब 10 मार्च के बाद राजकुमार ये पता लगेगा कि आखिरकार तस्वीर क्या कुछ है, जो राज्य की जो सरकार है वो कौन सी यहाँ पर बनकर सामने आती है। लेकिन ईशा, ऐसे में अगर हम पंजाब के स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो कॉमन मुद्दे हैं वो यहाँ पर नशे का अगर मुद्दा है या फिर विकास का या फिर शिक्षा का, रोजगार का, लेकिन अगर हम स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, जो छोटे मुद्दे होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं चुनाव में, ऐसे में क्या कुछ वो मुद्दे हैं? देखिए, अगर हम मुद्दे की बात करें, क्योंकि ड्रग्स यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है और ट्रांसपोर्ट माफिया, सैंड माफिया, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जोरों शोरों से जनता के बीच में गई। लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि ऐसे छोटे मुद्दे कौन से हैं जिसको ध्यान में रखकर वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं पंजाब की जनता, अगर खासकर पंजाब की बात कीजिए, यहाँ से
लाखों की संख्या में जो पंजाब के युवा हैं वो विदेशों की तरफ रुख करते हैं। जी। वो इसलिए क्योंकि पंजाब में रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। जो विदेशों की तरफ रुख करते हैं वहां पर वो होटल में भी चाहे काम मिल जाए, लेकिन वहां काम करने के लिए वो जाने के लिए राजी है, क्योंकि वहां पर ज्यादा तनख्वाह में वहां पर काम मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी कोशिश है कि पंजाब के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंजाब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो तो यहाँ तक कह गए हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में दोबारा लौटती है तो पहली कलम से 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और पंजाब में अगर खासकर बात करें इंडस्ट्री की, उद्योगों की, यहाँ से पलायन करती जा रही है। पहले हिमाचल प्रदेश की तरफ पलायन कर गई सारी इंडस्ट्री और अब उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग हैं उनके लिए उस तरीके का माहौल नहीं है और महंगाई भी अपनी चरम पर है। जो तो युवा ऐसे है में ये उनका स्थानीय पलायन मुद्दे हैं करना और जिसे साथ ही जनता साथ जो ध्यान में इंडस्ट्रीज रखती हैं, है। जो इसके अलावा उद्योग है, उनका ड्रग्स पलायन करना यहाँ पर मुख्य तौर पर एक पंजाब में मुद्दा है, जिसके कारण जो युवा हैं और उनके तहत जो मिलने वाला जो रोजगार है वो इफेक्ट करता है। ईशा, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद ईशा आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और राजकुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो